नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उच्च वेतन वाली नौकरी पाना आज भी लाखों युवाओं का सपना होता है और इसे अक्सर सफलता की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है। लेकिन यूपी के गाजियाबाद जिले के रहने वाले असीम रावत जी ने इस पारंपरिक सोच को एक अलग राह चुनी। इस सोच से हटकर और आईटी सेक्टर में एक दशक से ज्यादा का अनुभव रखने के बावजूद असीम जी ने कॉर्पोरेट करियर को अलविदा कहकर पशुपालन और जैविक खेती को रुख किया और उन्होंने हेथा ऑर्गेनिक्स की स्थापना की। आज उनका सालाना टर्नओवर करोड़ रुपए में है। तो आज की चर्चा में हम उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने सुरक्षित और सुविधाजनक कॉर्पोरेट जीवन छोड़कर डेयरी सेक्टर में कदम क्यों रखा और यह सफर इनके लिए कैसा रहा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप अपना परिचय दें। जी। तो मेरा नाम असीम सिंह रावत है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है। अब ये मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं, हमारे साथ एक चैलेंज होता है। हमारा जीवन का जो उद्देश्य होता है वो नौकरी पाना। ठीक है। तो हम लोग वही सोचते हैं, तैयारी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो। तो उसी के अंतर्गत मैंने जो है, मेरे फादर इंजीनियर थे, उनसे पहले किसानी होती थी। और मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। और मैंने कलकत्ता से अपना जीवन शुरू किया, नौकरी करी। फिर मैं बेंगलोर रहा बहुत साल। उसके बाद विदेशों में बहुत जगह काम करने का, बहुत देशों में काम करने का मुझे मौका मिला। मैंने काम किया बहुत अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से जो है जीवन में सीखने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। तो वो मेरे साथ भी हुआ। पहले जब 14 साल लगभग हो गए, तो कमाते कमाते तो लगा कि भाई यही क्या जीवन का अंत है या कुछ और भी होता है इसके अंदर, जो है क्या हम कुछ और जीवन कर सकते हैं। क्या यही रोजी रोटी यहीं तक की दौड़ है कि आपने किसी ने आपको काम दिया, आपने किया, उसका आपको पैसा मिल गया। तो लगा कि नहीं, जीवन में कुछ और होना चाहिए। इसी बीच में एक प्रोग्राम देख रहा था मैं, टीवी हुआ करता था पहले, कि जो है कि जो देसी गाय होती हैं वो सिर्फ पूजा पाठ के लिए होती हैं, इनसे आप कुछ जो है चला नहीं सकते हो। तो जो उसको डिफेंड कर रहे थे वो बोल रहे थे बेचारे कि नहीं, बहुत देवी देवता होते हैं और बहुत इनका लाभ है। तो जो विपक्ष था वो कह रहा था, अच्छा बताओ चलो कौन सी ऐसी संस्था डेयरी चल रही है जो सक्सेसफुल चल रही है देसी गायों से। देसी जो डेयरी चलती है वो भैंसों से होती है, क्यों? कोई मिल्क एंड मीट है। जब तक खा काम किया उसके बाद मीट में चली गई। हॉल्स्टीन फ्रीजन जर्सी जो विदेशी गायें होती हैं, उनका ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा दूध होता है और बाकी समस्याएं हैं, पर उसमें कोई चिंता नहीं करता नहीं है। तो एवन टाइप दूध है जो भी है, तो खैर उससे डेयरी चलती है। वो भी कट नहीं चली जाती है अमूमन, लेकिन वो जरा बैकडोर से जाती है। तो ये बात बड़ी गंभीर मुझे लगी। मैंने कहा बात तो सही है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि गाय में लक्ष्मी है और गाय से ही जीवन है, गाय हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पर यहाँ तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, चीजें कुछ और ही दिख रही हैं। तो मैंने कहा अब ये सोचने वाली बात नहीं है, करने वाली बात हो गई है कि अब कैसे इसको हम करें, कैसे प्रूव करें। तो मैंने इस पे विचार किया। मैंने कहा ये एक ऐसा काम है जो मैं करना चाहूंगा। अब क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अब आप जो है, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था और ये जो डेयरी एग्रीकल्चर सेक्टर है ये मेरे लिए बहुत नया था। और ऊपर से कभी कोई नवाचार या कोई बिजनेस जो है मेरे परिवार में किसी को पता नहीं था, और दूर दूर तक किसी को पता नहीं था। तो लगा कि भाई अभी कैसे होगा जो है। और पेरेंट्स को जब मैंने कहा कि मैं देसी गाय पे काम करना चाहता हूँ, तो उन्हें बड़ा झटका लगा और वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि ये तो इसका लग रहा है दिमाग बेचारे का चल गया है। तो फिर मैंने कोशिश की, प्रयास किया, दो गाय में लेकर आया और वहां से संस्था चली। बढ़ते बढ़ते 1100 से ऊपर गोवंश हो गया है, देसी गायों का, बैलों का, सबका मिला जुला के। तो ये एक छोटी कहानी है साहब मेरी। अरे, छोटी जर्नी है, बहुत बड़ी जर्नी है। 2 गायों से 1100 तक का सफर बहुत बड़ी जर्नी है ये। तो अभी आपके फार्म में कौन सी नस्ल की गाय है। तो हम लोग 4 ब्रीड्स पर काम कर रहे हैं, 5 लोकेशन हैं हिता की अब। एक यूपी में 2 हैं, गाजियाबाद और बुलंदशहर। और उत्तराखंड में तीनों जो लोकेशन है वो चंपावत में है। वहां पर हम बद्री गायों पर काम करते हैं। पहाड़ी गाय जो होती है उसकी भी स्थिति काफी खराब है, एक आधा लीटर वो दूध देती है, लोग उसे रखना नहीं चाहते हैं, उसकी जगह जर्सी ने ले ली। और नीचे प्लेन्स में गाजियाबाद में, बुलंदशहर में हम लोग गिर, साहिवाल, थार पारकर ब्रीड्स पर काम करते हैं। तो टोटल 4 ब्रीड्स हैं हमारे पास। ठीक। तो सर, आपने हेथा ऑर्गेनिक्स की स्थापना कब की थी और इसका विचार कैसे आया था। एक बार आप दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पाया। सर, ये आपने हेथा ऑर्गेनिक्स की स्थापना कब की थी। पिता की स्थापना 2015 दिसंबर, ये लगभग
एक हफ्ते पहले की थी, जब से स्टार्टअप इनिशिएटिव मोदी ने शुरू शुरू किया था। तो ये स्टार्टअप हमने तब बनाई जब स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट नहीं था, और इसलिए उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला कि कुछ टैक्स बेनिफिट्स हो जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं, पर ऐसा ही लिखा था मेरे ख्याल से, तो ये होना ही था। तो दिसंबर 2015 में रजिस्टर्ड है, 2 महीने पहले से पे कार्य हम कर ही रहे थे जो है, लेकिन फॉर्मली ये तब शुरू हुई थी। ठीक। तो आपको और आपने जॉब आपने छोड़ के डेयरी सेक्टर में एंटर कब किया था आपने? ये तभी बेसिकली सितंबर अक्टूबर के टाइम फ्रेम में मैंने जॉब छोड़ दी थी। तभी मैं निकल पड़ा था भारत भ्रमण में, और ढूंढने में कि क्या है उसको समझने में, क्योंकि जहां जाते थे वहां आधी अधूरी जानकारी मिलती थी, और कोई संस्थाएं ऐसी चल नहीं रही थी, लोग शौक के लिए पालते थे। आप ठेकेदार हैं बड़े, आप ज्वेलरी की शॉप है आपकी, और आपने 10 सुंदर गाय रखी हुई है, गिर की या साहिवाल की या थारपारकर की, और लोग आकर उसको देख रहे हैं, लेकिन कोई वो नवाचार या कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जिसपे आप अपनी जीविका पालन कर सकें। और जो डेयरी वाले होते थे वो मिक्स गाय, एचएफ, जर्सी, भैंस और भी देसी नस्लें जो भी इनके मौका पड़ता था वो होती थी। तो ये मैं पूरे भारत में घुमा, बहुत राज्यों में मैं गया देखने के लिए कि भाई कोई है ऐसा जो चला रहा है, ऐसा कोई मॉडल है जो है, जो लोग लाखों टन घी भी बना रहे थे उनके पास भी गाय नहीं देखता था मैं, वो भी सब इकट्ठा हो रहा था इधर उधर से दूध जो है। तो हैरानी भी हुई, परेशानी भी हुई, और फिर एक उसमें एक अवसर भी था कि भाई अब करके देखो, करो कि जो है पॉसिबल भी है कि नहीं। ठीक। तो शुरुआती दौर में आपको मुख्य रूप से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और आपने उनसे कैसे निपटा? चुनौतियां बहुत सारी थी भाई। पहले तो चुनौती अपने आप से थी कि क्या हम सही दिशा में हैं। आप कमा रहे हैं, आपके साथ परिवार है, उनका भी आपको लालन पालन करना है, और आप अभी निकल चुके हैं अपनी राह पर, कुछ सोच सोच रहे हैं, आप फंड कौन करेगा। ठीक है, अगर पिताजी जो है बहुत पैसा हो तो ठीक है, चलो बेटा कोई बात नहीं, खेलते रहो तुम और हम जो है अपना दे रहे हैं, तो ऐसे ये कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ठीक है, ये जो भी कुछ है सब अपना लगाइए, आप थोड़ी बहुत आपको मदद मिल सकती है, बस उतना ही है, आशीर्वाद मिल जाएगा वो फ्री है, लेकिन उसका भी बहुत उपयोग है। तो बस यही हुआ था। और जब आप इस उस पे चलते हैं तो टीम कैसे बनाएंगे, आप तो सोच रहे हैं भाई ये करूंगा ये करूंगा, ठीक है, टीम कैसे बनाएंगे, कहाँ कैसे वो आएंगे अच्छे लोग, उनको तनख्वाह देनी होगी, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरेगा आपके स्टाफ का। और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है, जो है कस्टमर्स बहुत टफ होते हैं, इंडियन कस्टमर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो जो है सबको दूध चाहिए, लेकिन वही गाय घर पे आ जाए वही दूध निकाल दें फिर वापस ले जाइए, और देना फिर वही 50-60 रुपए है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अब वो एक माइंडसेट बैठा हुआ है कि आप मर्सिडीज भी चला रहे हैं तो, लेकिन आपको दूध वही 60 रुपए का ही पीना है। तो उस माइंडसेट को से जो है रूबरू होना, उनको समझाना, टीम बनाना, ठीक है, और जो आप कर रहे हैं उसको प्रॉफिटेबल करना, ये 3 मेजर चैलेंजेस थे। तो आप जब ये डेयरी सेक्टर में आए तो आपने कहीं से प्रशिक्षण भी लिया या फिर आप प्रैक्टिकल करते गए, सीखते गए और आगे बढ़ते गए? मैं प्रैक्टिकल वाला इंसान हूँ। पढ़ने का मौका जरूर रहा, कुछ कुछ जो किताबें मिल गई, लेकिन ट्रेनिंग का, फॉर्मल ट्रेनिंग का मुझे ऑप्शन नहीं था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया, मैं जॉब करके मैंने जॉब छोड़ी और मैंने इस पे काम एकदम से शुरू कर दिया। तो एक प्रेशर भी होता है कि भाई आप नेक्स्ट मंथ तो कोई सैलरी नहीं आएगी आपकी, तो आपको वो बेसिकली तेजी से इस पे आपको एक्शन लेना है। और उस समय कोई जानकारी भी नहीं थी, यूट्यूब नहीं हुआ करता था उस समय, बहुत नेसेंट स्टेज थी। ऑर्कुट चला करते थे कि क्या हो रहा है, जैसे एनडीआरआई करनाल में कुछ हो रहा है तो आपको पता ही नहीं है कि एनडीआरआई करनाल की कोई चीज होती है, आईसीआर कोई चीज होती है, क्योंकि अब उस सेक्टर से ही नहीं ठीक। थी। ठीक। आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि क्या कभी ऐसा भी क्षण आया जब आपको लगा हो कि आपने गलत फैसला ले लिया? अगर हाँ तो आप उससे कैसे उभरे? नहीं, ऐसे पल तो नहीं आए कि कोई गलत किया, क्योंकि जो चीज मैं कर रहा हूं या कर रहा था वो गायों से रिलेटेड है, और गायों में अपने आप एक असीम शांति है। आप उनके साथ जो जुड़े हुए हैं तो आपको आनंद है। मतलब ये वो चीज नहीं है कि 10 रुपए लगाए तो 20 रुपए क्यों नहीं मिले। तो मैं तो उसको एंजॉय कर रहा हूँ, उस जर्नी को। तो कभी भी ऐसा क्षण नहीं आया कि सोचने को ये रहे कि अरे ये ऐसा क्यों किया, ये तो बहुत अच्छा था, ये सोचा कि पहले क्यों नहीं किया। ठीक है, हाँ, बाकी चैलेंजेस रहते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस हो जाते हैं, तो लगता था भाई ये चारा बस हो जाए, इतना हो जाए कि गायों को भूखा ना रहना पड़े हमारी। तो
कोई ना कोई आ जाता था, कोई जो ऐसा दानवीर होता होता था कि भाई चलो ये मैं खरीदूंगा आपसे। तो शायद कोई गौ कृपा होती है कि आप मन से करिए, जो करिए मन से करिए, ईमानदारी से करिए, तो मुझे लगता है कि उसमें सक्सेस होता है। ठीक। देखा तो आपके जो बिजनेस मॉडल में ऑर्गेनिक वर्ड को लेकर खासा जोर है, तो क्या इसके पीछे कोई खास सोच है? देखिए, जो ऑर्गेनिक शब्द है, पहले तो सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता था, जब तक यूरिया पेस्टिसाइड्स नहीं थे तब तो सब ऑर्गेनिक था। ये 50-60 साल का गेम है। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर हुई और डीजल एक्सेस में हो गया, पेट्रोल डीजल, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर उसको यूरिया में कन्वर्ट किया गया, और फिर उसका काम फर्टिलाइजर्स में हुआ और सब कुछ चीजों में यूज लेने शुरू कर दिया। तो तब से ही धरती की उपज जो है खराब होने लगी, उर्वरकता वो सभी खराब हुई। हम सब जानते ही हैं क्या हो रहा है, जो है कैंसर ट्रेन चल रही है। तो ये तो एक नीड है, ये कोई फैंसी वर्ड नहीं रह गया है कि ऑर्गेनिक है। भाई साहब, हर दूसरा तीसरा आदमी कैंसर से या किसी और बीमारी से पीड़ित है। तो जैविक कृषि, और जैविक कृषि करोगे कैसे बिना गाय के इनपुट्स के? बहुत से ना वीगन लोग आजकल बात करते हैं कि हम वीगन हैं, हम एलमंड मिल्क पी रहे हैं, सोया मिल्क पी रहे हैं। तो ये जो बेवरेजेस हैं, ये भी आप उगा कैसे रहे हैं? आप बादाम उगा रहे हैं कैलिफोर्निया में, आप सोयाबीन की खेती जो कर रहे हैं उसमें जो भी इनपुट्स लग रहे हैं वो जैविक होने चाहिए। आप जो है किचन गार्डन के मैन्योर से नहीं जैविक कृषि कर सकते हैं। आपको देसी गाय का गौमूत्र, गोबर चाहिए। एक में यूरिया होता है, बाकी इसमें डीएपी, सारी चीजें मिल जाती हैं। और आप तभी एक सफल किसान बन सकते हैं, नहीं तो हाथ हाथ श्रीलंका जैसा हो जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक की राह पे बिना सोचे समझे चलेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो उपज है, आपका जो वीड मैनेजमेंट है वो ठीक रहे, और आप रिप्लेस कर लें केमिकल्स, यूरिया को, विद द काउ इनपुट्स। ठीक है, तो यही चीज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मानव समाज की जरूरत है आज। ठीक। तो अभी आपके कौन कौन से उत्पाद जो हैं उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हैं? हम लोग लगभग 130 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। 130 प्रोडक्ट से ऊपर हम लोग भारतवर्ष में सेल करते हैं, जिसमें हमारी अपनी वेबसाइट है www.etha.in। अमेजोन पर भी हम उपलब्ध हैं, फ्लिपकार्ट पर भी हम उपलब्ध हैं, टाटा 1mg पर हम हैं, जियो मार्ट और दो चार पांच छोटे जो ब्रांड्स हैं उनके ऊपर हम अवेलेबल हैं। और वर्ड टू माउथ होता ही है कि हम जाते हैं अपने ग्राहक के पास, और वो भी एक दूसरे को बोलते हैं कि अच्छा है, ठीक है, मुझे सही लगा। तो ऐसे प्रचार करके हम लोग इंडिया वाइड, वर्ल्ड वाइड बेच रहे हैं। ठीक। अ, असीम जी, आपके पास लगभग एक दशक का अनुभव है, और आप देखेंगे कि बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमने डेयरी व्यवसाय शुरू तो किया, लेकिन ये घाटा हो गया, और ये घाटे का सौदा हमारे लिए साबित हुआ। तो वो कौन से मुख्य बिंदु होते हैं जिनकी वजह से, उनका पालन नहीं करने की वजह से उनका जो व्यवसाय है घाटे की ओर चला जाता है? किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें तो इस व्यवसाय को लाभकारी बनाया जा सकता है? अच्छा सवाल है आपका। तो इसमें कई पहलू हैं, कोई जेनरिक आंसर तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मैं कोशिश करूंगा कि लोग फेल क्यों होते हैं, इससे शुरू करते हैं। देखिए, फेल तब आप होते हैं जो आपका रियल मन नहीं होता है कुछ करने। आप करने निकले हैं पर आधे अधूरे मन से निकले, आप पहले ही प्लान बना के बैठे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं ये कर लूंगा। तो डेयरी है या एग्रीकल्चर है, उसमें आप एलिमेंट्स में रहते हैं, मतलब सर्दी, बरसात, गर्मी, उमस, सबको आपको सहन करना है। बारिश, ओले, सारी चीजें हैं। तो जो भी खेती के किसान हैं जिनके पास जमीन है या किराए पे लेके करते हैं, अगर वो गौपालन करते हैं, ठीक है, मैं गौपालन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये सही है। और ये ब्रीड्स इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, भारतवर्ष में 25-26 से उससे ज्यादा जो भी ब्रीड्स अवेलेबल हैं इस समय, वो अलग अलग क्षेत्रों की, उनके क्षेत्रों की जैसी रूपरेखा है, जैसे जैसे उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसके हिसाब से वो बनी हुई है। तो उनका इस्तेमाल करिए। दूध भी अच्छा है, और उसके साथ साथ जो भी रखरखाव है वो भी कम होता है उनके ऊपर। तो जो, मैं एक किसान हूँ, मैंने मान लीजिए 10 बीघे पे मैंने कुछ फसल उगाई, मान लीजिए मूंग की फसल उगाई, मेरे साथ हो चुका है कई बार, इसलिए बता रहा हूँ। मूंग की फसल में कीड़ा लग गया, आपकी मूंग हुई नहीं, या ओलावृष्टि हो गई, मूंग हुई खराब। अब आप क्या करेंगे? आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप सुसाइड की तरफ सोचने लगते हैं कि यार मैंने जो है बीज लिया था कि वो भी देना है, जो है लैंड का पैसा साहूकार को, और अब गवर्नमेंट की स्कीम में 5 लाख रुपए मिलेंगे मरने पे। तो वो उसकी तरफ बेचारा देखने लगता है, हताश हो जाता है। करना क्या है कि आपकी जो मूंग की फसल है इंसानों के काम नहीं है, लेकिन ये सारा पूरा प्लांट है, ये गायों के लिए फॉडर है, बहुत बढ़िया। अभी भी इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, सुखाकर भी बहुत अच्छा है, गीला भी बहुत अच्छा है। इसी तरह मूंगफली है, मूंगफली का छिलका गाय के लिए बहुत अच्छा है। तो जो सृष्टि है उसने गाय बनाई इसलिए है क्योंकि ये मनुष्य के साथ मिलके
हमारा जीवन अच्छा करती है और इस धरती को सही रखती है। तो जो चीज हम खा नहीं सकते, इस धरती पे 70% से ऊपर पानी है, जो बचा हुआ 30% है उसमें बहुत बड़ा भाग 50% ऐसा है जिसमें आप कुछ उगा नहीं सकते, डेजर्ट्स हैं, पथरीली जमीन है, कटीली कांटे हैं, तो उनमें जो घास उगती है, ये छोटे श्रब्स उगते हैं, वो गाय खाती है और वो हमको पौष्टिक दूध देती है, जो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट फूड है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब कुछ है। दूध आज भी सबसे सस्ता प्रोटीन का स्रोत है, तो इसको कभी भी आप हटा नहीं सकते हैं। दूध, जिसको दूध मिलता है वो स्वस्थ रहता है, बुद्धि से भी शरीर से भी। जिसके उसको अच्छा दूध नहीं मिलता वो कमजोर रहता है। तो हमें ये मानना है और समझना है कि आप इन दोनों चीजों को मिला के करें। अकेले डेयरी जब आप करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है सिर्फ दूध बेचने का, और दूध बेच कैसे रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ फैट पे। तो उसमें चीटिंग शुरू हो जाती है कि यार फैट 5 साढ़े 3 आ रहा है, तो उसको मैं कैसे बढ़ाऊं, तो उसमें वो तेल मिलाने लगते हैं सस्ता कोई। और मैंने होते हुए देखा है लोगों का, और वो उसको जाके बेच देते हैं और वो फैट ज्यादा दिखाती है मशीन, तो अरे देखिए 5% 6% फैट हो गया, जबकि ये सब चीटिंग है। तो सिर्फ जो चीज आप बनाते हैं, आप दूध तब बेचिए जब आपको उसकी सही कीमत मिल रही है। मान लीजिए मैं ऐसे क्षेत्र में हूं जहां मुझे कीमत नहीं मिल रही है, तो आपको तुरंत प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। दूध से अच्छा व्यवसाय होगा चाय कॉफी बनाना, आपने वैल्यू ऐड कर दिया। उससे अच्छा व्यवसाय होगा कि आपने उसके साथ मिठाई, खोया और कोई चीजें जोड़ ली। उससे अच्छा व्यवसाय होगा आपने गौमूत्र गोबर से बने उत्पाद जोड़ लिए। उससे अच्छा होगा जिसमें आपने कृषि भी जोड़ ली। तो अपने प्रोडक्ट्स बनाइए, वैल्यू एडिशन करिए। वैल्यू एडिशन आपको ज्यादा पैसा देंगे। आप मात्र दूध 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 नहीं है, दूध नहीं तो गाय बीमार हो गई, थन खराब हो गया, थनैला हो गया, और आपने अपना जो है व्यवसाय आपका फिर बंद होने लगता है, क्योंकि लेबर इश्यूज तो है ही है। प्रेशर टू सेल आपके ऊपर है, क्योंकि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो तुरंत खराब होता है। उसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, आपके पास चिलर्स होने चाहिए, उसमें भी एक कीमत लगती है। तो आप या तो खोया बनाइए, उसको भी थोड़े से देर के लिए और बढ़ जाती है, नहीं तो आप घी बनाइए। तो हमें ये समझना है कि जो भी चीजें हम ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमारी शेल्फ लाइफ ऐसी हो कि हम ग्राहक तक पहुंच सके, हमें उसका सही दाम मिले। अब ये डिपेंड करेगा, जैसे मैंने कहा, आप किस जगह पे ऑपरेट करते हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वहां पे भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, वहां पे भी लोग अच्छा खाना चाहते हैं, वहां पर भी लोग अच्छी चाय पीना चाहते हैं, अच्छी कॉफी चाहते हैं, अच्छा बनाना शेक, मिल्क शेक चाहते हैं। वो आप बनाइए, नवाचार करिए, अब जो है, और वैल्यू एडिशन ही सक्सेस का मूल मंत्र है। जी, यानी जो किसान और वैल्यू एडिशन करेगा वही इसमें सस्टेन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। जी इस तरीके बिल्कुल। से कर सकते हैं। बिल्कुल। सर अभी आप का जो ये फार्म है लगभग कितने रकबे में है? हम लोग 5 यूनिट्स हैं बेसिकली, अलग अलग उनके साइजेस हैं। जैसे सबसे बड़ा फार्म अगर देखा जाए साइज के हिसाब से, तो वो बुलंदशहर में है, जिसमें हम लोग बहुत हरित कृषि भी करते हैं, लगभग 60 70 बीघे पे, और 10 बीघे पे अपने आप में नदीशाला बनी हुई है बूढ़ी गाय बछड़ों के लिए। हेता गाजियाबाद भी काफी बड़ा है, ये भी लगभग 15 20 बीघे में है। और उसके बाद जो उत्तराखंड है वो पहाड़ी जमीन होती है काफी जो है, तो वहां पे नाली का एक सिस्टम होता है। तो वहां पर भी अच्छी खासी जमीन है, जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर करते हैं। और बद्री गायों से घी, दूध, छाछ ये सब भी लोग बनाते हैं। और एक ऑफिस भी है जिसमें सारा ऑल इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। जी। जी जी, आपसे अगला सवाल ये है कि आपके अनुसार भारत में डेयरी और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं? क्योंकि सरकार भी कह रही है किसानों से कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आइए, प्राकृतिक खेती कीजिए। जी, तो बहुत संभावनाएं हैं, मतलब अनगिनत है इस समय। जो संभावनाएं एग्रीकल्चर में ही है, एग्रीकल्चर में मैं डेयरी मान के चल रहा हूँ। ये पहले एक ही हुआ करती थी, अब अलग अलग किया गया। तो ये क्योंकि मनुष्य को भोजन चाहिए, ये ऑप्शनल नहीं है। फोन ऑप्शनल, मैं बिना फोन के रह सकता हूँ, मैं बिना अपनी कैप पहने रह सकता हूँ, पर मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। मुझे दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार भोजन चाहिए। तो ये एक नीड है, तो ये सेट तो होगा ही। तो इसमें इसलिए इसकी अपार संभावनाएं हैं। आप जो है, जो नवाचार करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करिए। जैसे टमाटर है, टमाटर आप अगर उगा रहे हैं तो बेसिकली अब आप स्प्रे से उगा रहे हैं, तो उसकी एक कीमत बाजार में, एक आप ऑर्गेनिक उगाइए, फिर सही बीज का इस्तेमाल करिए। जो बेल होती है, इसराइली टेक्नोलॉजी होती है, तो आप एक ही पेड़ से 100 किलो ले लेंगे, वहां एक पेड़ से आपको 2 किलो मिलने में मुश्किल हो रही है। तो टेक्नोलॉजी, सही बीज का इस्तेमाल, ताकि आप, जो कम जगह है आजकल, जगह खेत भी छोटे होते जा रहे हैं, हाइड्रोफोनिक्स है, एरोफोनिक्स है, मल्टी लेयर फार्मिंग है, बहुत सारी तरह की चीजें जो हैं आज लोग कर रहे हैं। उनसे सीखिए जा जाकर, कोई भी मना नहीं करता, जो सीखने वाला होता है वो सीख ही लेता है।
ठीक है, और लोग भी सिखाने वाले हैं, उन्हीं के लिए हैं जो सीखना चाहते हैं। तो किसानी करिए, लेकिन साथ में गौपालन जरूर करिए, दोनों को मिला के चलिए। जो आपका बचेगा, भूसा पुराली जिसको आप जलाते हैं, वेस्ट कर देते हैं, नहीं बेच पाते हैं, वो गाय के लिए हो जाएगा, और दूध की छाछ आपके लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा, और उसको आप सेल करेंगे तो एडिशनल आपको इनकम मिलेगी। ठीक है, आपने सवाल ये बेसिकली मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि देखिए, गौपालन ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है, और क्योंकि वो किसान की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। और मैं इस पे चर्चा ये करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अच्छी ब्रीडिंग हो रही है, गिर की, साहिवाल की, थारपारकर की, इन ब्रीड्स की, और किसान एक एक बछिया, एक एक बछड़ा 50,000 से लेकर 2-2 लाख, 3-3 लाख तक बेच रहे हैं। मैं एवरेज में निकाल लेता हूं, अगर आपके पास प्योर ब्रीड्स हैं और आप 1 लाख का कोई बछड़ा बेच दे रहे हैं साल में, एक और एक दो बछिया बेच दे रहे हैं, तो किसान तो 2-3 लाख रुपए कमा ले रहा है। ये अच्छा है कि बुरा है? और ये उस चीज से चराई से करा लिया आपने, जैसे आपने जो बच रहा है उससे थोड़ा बहुत आपने खलबल लगाई, लेकिन मेजोरिटी चीजें आपने अपने ही साधनों से सब करके कर ली। तो ये तुरंत आपकी इनकम बढ़ा देता है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, और आप स्वस्थ रहते हैं और धरती भी स्वस्थ रहती ठीक। अ, सर, आपसे अगला सवाल ये है कि हेल्थ ऑर्गेनिक्स की आगे क्या योजना है, यानी कि आप क्या अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करना चाहते हैं भविष्य में? है। देखिए, योजना बहुत सिंपल है। हम देसी गायों पे काम करते हैं और हम इन्हीं पे काम करना चाहते हैं। ब्रीड्स बढ़ सकती हैं, 4 ब्रीड्स अब हैं, और आगे देखते रहते हैं कौन सी ब्रीड्स पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, चैलेंज क्या होते हैं? टीम, सही टीम बनाना। आपके पास लोग होने चाहिए जो आपके विजन के साथ जी सके। आप अकेले ही नहीं चला सकते हैं सब कुछ, तो अच्छी टीम बनाते जाएं, लोगों को इकट्ठा करते जाएं। गायों का पालन, जो हमने विजन रखा है कि गायों को अंत तक पालेंगे, जन्म से अंत तक रखेंगे, उस विजन से संस्था हमेशा चिपकी रहे जो है। और यही हमारी सोच है कि हम ग्राहकों तक देसी गायों की जो अच्छाई है वो पहुंचा सकें, क्योंकि जब तक ग्राहक नहीं समझेगा तब तक सेल्स नहीं होगी। ठीक। अ, आपसे अगला सवाल ये है कि आज के दौर में आप देखेंगे युवा जो है कॉर्पोरेट नौकरी की ओर भागते हैं, तो आप उन्हें अपने अनुभव के आधार पे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो उद्यमता के राह पे चलना चाहते हैं? देखिए, ये सबके लिए पर्सनल होता है इसमें, लेकिन कोई दो राय नहीं है कि नौकरी करना तब तक है जब तक आपके पास आर्थिक साधन नहीं। आपको, जैसे मान लीजिए आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं, या आपकी एजुकेशन जो भी आपने की है, आप तुरंत एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। जॉब प्रोवाइडर बनने के लिए पहले जॉब सीकर वो वाली जर्नी आपको निकलनी पड़ती है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखना भी है। वो अकेले ही आप नहीं सीख सकते हैं। फाइनेंस भी सीखना है, मैनेजमेंट भी सीखना है, लीडरशिप भी सीखनी है, सेल्स भी सीखनी है, अनंत इसके वो हैं। तो बेस्ड ऑन आपकी क्या आर्थिक स्थिति है, आपकी क्या ओवरऑल पारिवारिक स्थिति है, तो आप जॉब करिए तो भी मन से करिए, जो भी करिए मन से करिए, उसको सही से सीखिए। फिर आप देखिए कि क्या आप एक जॉब सीकर से अब जॉब प्रोवाइडर की स्थिति में आ सकते हैं, क्या आपके पास वो विजन है, वो चीज है कि मैं 10 लोगों की जॉब दे सकता हूं उनको। तो उसका एक अपना आनंद होता है। तो फिर आप अपनी मर्जी के मालिक भी हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारी भी आपके साथ है कि आपको 10 लोगों की आप सैलरी भी देनी है, उनको आप हवा नहीं खिला सकते हैं बस। तो आप प्रोडक्ट सेल भी करने हैं आपको, जो या सर्विस, जो भी जिस भी इंडस्ट्री में आप आते हैं। तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, लेकिन नवाचार होना चाहिए जिनमें वो हिम्मत है, जिनमें वो समझ है। तो अपनी कोई संस्था चलाना, कोई कंपनी चलाना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं। ठीक। आपसे अगला सवाल मार्केटिंग को लेकर है कि आप देखेंगे कि किसान जो है क्या है, उपज उपजा लेता है, लेकिन जब सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या आती है जब वो बेचने जाता है, बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। और आप इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए हैं डेयरी सेक्टर में, तो आप अपना उत्पाद किसी डेयरी डेयरी कंपनी को सेल करते हैं या डायरेक्ट जो है आपके जो कंज्यूमर है वहां तक पहुंचाते हैं? दोनों चीजें हमारे साथ होती है, वर्ड टू माउथ होता है। देखिए, आप एक अच्छा काम करते हैं तो भी आपका नाम होगा, आप एक बुरा नाम करते हैं तो भी आपका नाम होगा, लेकिन गलत तरीके से होगा, तो नाम तो होगा। अब ग्राहक तक पहुंचने के कई तरीके होते हैं। इंटरनेट भी अवेलेबल है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, बहुत सारे चैनल्स आजकल अवेलेबल हैं जो पहले नहीं अवेलेबल थे। तो आज के किसान को कहीं पे अपनी बात रखना बहुत आसान है, विजर्विस 10 साल पहले, जब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं थे। तब आप सिर्फ पत्रकारों का वेट करते थे कि भाई कोई लिख दे मेरे बारे में कुछ, या कोई आ जाए। टीवी आना तो एक किसी के घर में ये होता था, अरे वाह इसने तो कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, साहब प्रेस आई है। आज तो सभी लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो
आज अपना प्रचार करना बहुत आसान है, पर वही चीज है कि आप वाकई उस चीज को मन से कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर तोलेगा उसको। आपकी सिर्फ खाली बातों से बात नहीं बनेगी, आपकी चीज में सब्सटेंस भी होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी भी होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। नहीं तो आपको सिंगल टाइम कस्टमर मिलेगा, फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये एक जर्नी होती है, ये एक जर्नी है, ये कोई ऐसा नहीं है आज कर दिया फिर बाद में क्या हुआ, नहीं। आपको डिसिप्लिन से, क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और यही जीवन भी तो है, ठीक है ना। तो किसान का जीवन पहले डिसिप्लिन होता था, सुबह उठना, चारा, अपने बैल, अपनी गाय, और क्यों फिट रहते थे वो लोग, ठीक है, और टाइम पर नींद आ जाती थी, बढ़िया खाते थे, कोई बीमारी सुनते नहीं, डायबिटीज तो पता ही नहीं होती थी, कैंसर वैंसर तो किसी को पता नहीं हुआ, नहीं हुआ। और आज आप देख लीजिए क्या स्थिति है, हर दूसरे आदमी को कोई ना कोई बीमारी है, मतलब 70-80% पूरी पॉपुलेशन ओबीस, डायबिटिक, कैंसर से पीड़ित है, और कोई भी बीमार, और बीमारी है, पीसीओएस, पीसीओडी हो रही है लोगों को। देसी गाय का दूध नहीं मिलता, देसी गाय की छाछ नहीं है, देसी गाय का घी नहीं है। हम एक ऐसी दौड़ में हैं, जो है आधुनिकीकरण की, जिसमें हम भूल गए हैं कि भाई हम ये कमा भी रहे हैं किसी अच्छा खाने के लिए। तो वो चीज हम ना भूलें कि जो है ऐसी दौड़ ना हो जाए जिसका कोई अंत ही ना हो। जी। अ, सर अगला एक सवाल मेरा ये था कि कुछ दिन पहले मेरी एक डेयरी फार्मर से, एक अच्छे डेयरी फार्मर से बातचीत हो रही थी। तो अ, उन्होंने बताया कि हम अपना जो दूध है डेयरी कंपनी को नहीं देते हैं। तो हमने पूछा कि क्यों। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे के कारण ये है कि वो जो कीमत देते हैं उससे कहीं ज्यादा कीमत पे हम बेचते हैं। और ये यदि जो वो कीमत देते हैं उस कीमत पे बेचेंगे तो फिर ये जो है हमारे लिए घाटे का सौदा साबित होगा। इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, तो मैं वही कह रहा था, इसमें बात बीच में रह गई कि देखिए, प्रोडक्ट बनाना, जितने भी आप उसके अंदर वैल्यू एडिशन करेंगे वो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा, ठीक है। बनाना शेक आप 70 रुपए का बेच रहे हैं, उसके अंदर सामान 20 रुपए का है। चाय आप 20 रुपए की बेच रहे हैं, सामान उसमें 10 रुपए का है। तो इमीडिएट आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन करना अच्छी बात है। मिल्क तब सेल करिए जब आपकी जो रॉ मिल्क है उसको आपकी अच्छी कॉस्ट मिल रही है। कुछ जगह अगर आपको 60-70 रुपए का आप दूध बेच रहे हैं, तो घर पे आपके कोई ले जा रहा है तो इट इज गुड, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, एंड माइल डिलीवरी, लास्ट मिनट कस्टमर के नखरे, वो सबसे आप बच रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स डिपेंडेंट है कि आप किस क्षेत्र में हैं, आप कितने का अपना सामान बेच पा रहे हैं, नहीं बेच पा रहे हैं सही सामान पे, तो वैल्यू एडिशन करें। चाहे फिर उसमें आप चाय का ठोका लगाइए, उसमें भी बहुत पैसा है। तो ये मेरी राय होगी। जी। सर अभी आपका कारोबार लगभग कितने तक का पहुंच चुका है? जी, पैसा बहुत जरूरी है। तो हम लोग लगभग 10 CR के आसपास हैं। ये रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की नहीं, ठीक है। और एक संस्था प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हिता, हम अपना जीएसटी भरते हैं। एक किसान, एक डेयरी गौपालक होकर भी हम अपना पूरा जीएसटी भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, सबको ऑन टाइम सैलरीज देते हैं। 110 से ऊपर लोग यहाँ कार्यरत हैं। तो फिलहाल तो इतना ही है। 10 CR आपने, ये आमदनी है आपकी कि टर्नओवर है ये? ये टर्नओवर है, टर्नओवर। ईयरली टर्नओवर। तो सर कृषि जान ने किसान हित में कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें एक बड़ी पहल है मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स। में भी आपने उसका नाम सुना भी होगा। और पिछले 2 वर्षों से पूसा IRI मेला मैदान में आयोजित होता है दिसंबर माह में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही आयोजित। इस बार भी 6, 7 और 8 को आयोजित होगा। तो हम चाहेंगे सर आप उसमें आप अप्लाई करें एज ए डेयरी फार्मर। अब देखिए, संस्था जहां जब भी मौका होता है वो जो है कोशिश करती है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न से सम्मानित है संस्था, और कई सारे अवार्ड संस्था को, हिता को मिले हुए हैं, जिसमें उत्तराखंड शक्ति अवार्ड है, एक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी एक अवार्ड था हम लोग को, स्टार्टअप ऑफ द ईयर भी, इस तरह के अवार्ड्स हमें अलग अलग से मिले हैं। और अवार्ड्स के लिए हमेशा एक अच्छा ही फीलिंग होती है, पर बशर्ते कि वो ईमानदारी से मिले, उनमें कोई चीटिंग धांधली ना हो। जो है तो हम जरूर अप्लाई करेंगे, जहां पर अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है, आपसे और डिटेल ले लेंगे इसके बारे में। जी। तो सर हम इस चर्चा को हम इसी के साथ यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और निसंदेह आज की जो है सर चर्चा जो है काफी सारगर्भित रही है। और उम्मीद करते हैं कि जो भी पशुपालक इस चर्चा को सुनेंगे तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमसे जुड़े, और आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा हो कि आप हमसे जुड़े। तो इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। कृष्ण से जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विवेक कुमार राय जी, और कृषि जागरण की टीम का, आपने समय निकाला।